सुनते हैं कि मोहब्बत से मोहब्बत जन्म लेती है, लेकिन बाज औकात उसके बरक्स भी हो सकता है। मोहब्बत में नाकामी इंसान को मायूसी की दलदल में धकेल सकती है, या फिर इंतकामी जज्बे के जेर असर इंसान अपना जहनी तवाजुन भी खो बैठता है। शुजाबाद में कुछ ऐसा ही वाकया पेश आया था जिस पर यकीन करना मुश्किल है। मैं हूं पारस मसरूर और आप देख रहे हैं कोई देखे न देखे, शब्बीर तो देखेगा। शब्बीर ने देखा कि दिलशाद नामी नौजवान अपने घर के दरवाजे पर खड़ा था कि पड़ोसन का दरवाजा खुला और एक लड़की इधर उधर झांकती दिखाई। ओफो, अभी सब्जी वाला कहाँ चला गया? अभी तो यहाँ खड़ा आवाजें लगा रहा था। वो भी गली में ही मुड़ा। अगर आपको कुछ चाहिए तो मैं ला दूं? जी सब्जी चाहिए थी। आप ऐसा करें, मुझे आलू और प्याज ला दें। ठीक है, मुझे पैसे देते हैं, मैं ले जाता हूँ। दिलशाद सब्जी वाले की तरफ दौड़ रहा था कि बदहवासी में उसे ठोकर लगी और वो गिर पड़ा। लड़की की हंसी छूट गई। दिलशाद ने खड़े होकर फौरन कपड़े झाड़े, मुड़कर देखा और फिर आगे बढ़ गया। इस दौरान लड़की पर्दे के पीछे छुप गई थी। दिलशाद ने सब्जी वाले से सब्जी ली और पड़ोसन के दरवाजे पर पहुंच गया। ये लीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया, माजरत आपको इतनी जहमत दी। कोई बात नहीं। और कोई हुक्म? ये आपके हाथ पे चोट कैसे लगी? एक सेकंड, मैं साफ कर देती हूँ। अरे आ रही हूँ। क्यों जहमत कर रही हैं आप? हाथ आगे करें आप। बस आपको थोड़ी सी जलन होगी, बर्दाश्त कीजिएगा। मुझे तो ठंडा लग रहा है। आप बताएं, आपकी एजुकेशन कैसी चल रही है? बस लास्ट ईयर है, पढ़ाई खत्म होने वाली है मेरी। अच्छी बात है। इसके अलावा और कुछ प्लान? उसके बाद फिर नौकरी इंशाल्लाह। आप बताएं, आप क्या कर रहे हैं? अपना क्या है, अभी तो जॉब देख रहे हैं, उसके बाद शादी भी तो करनी है। जी ये तो है। शुक्रिया। आपका भी शुक्रिया। कोई बात नहीं। तहजीब और दिलशाद पड़ोसी थे। एक नजर में एक दूसरे से मोहब्बत करने लगे थे। बहाने बहाने से दरवाजे पर मुलाकातों के बाद फोन का सिलसिला भी शुरू हो गया था। कभी कभी दिलशाद अपने 5 साल चहीते भतीजे के हाथों भी कोई पैगाम भिजवा देता था। शब्बीर ने देखा कि दिलशाद का 5 साल भतीजा खामोशी से तहजीब के घर में दाखिल हो गया था। हादी, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? और ये क्या बाल फैलाए हुए और मुंह पे मिट्टी लगाई हुई है? अम्मा, अम्मा जी। अम्मा ये देखिए, ये हादी है, दिलशाद के बड़े भाई का बेटा है। कैसे मुंह पे मिट्टी लगाई हुई है सारी। बड़ी लापरवाह लोग हैं, बच्चों का ख्याल ही नहीं रखते। जाओ जरा इसका मुंह धुला दो, बाल वाल बना दो इसको। आज जो हादी, तुम्हारा मुंह धुलवा देती हूँ, ठीक है? ये तुम्हारी जेब में क्या है? ये चाचा ने आपके लिए भेजा है। तहजीब ने पर्चा खोलकर देखा तो उस पर दिल बना हुआ था और कागज से खुशबू आ रही थी। तहजीब आंख बंद करके कागज सूंघने लगी। तहजीब ने BS पास कर लिया था और अब उसके रिश्ते भी आने लगे थे। शब्बीर ने देखा कि तहजीब कॉलेज से निकली तो दिलशाद मोटरसाइकिल लिए उसका इंतजार कर रहा था। फिर वो तहजीब को लेकर एक होटल में चला गया। इस होटल का खाना बहुत मजे का है। यार देर बहुत हो जाएगी। अरे कोई बात नहीं, कोई बहाना कर देना। मगर ये अगर मगर क्या लगाया हुआ है, सुकून से बैठ नहीं सकते थोड़ी देर? अच्छा छोड़ो, मुझे एक बात बताओ, ये जो तुम्हारे बार बार रिश्ते आ रहे हैं, ये क्या सीन है? जाहिर सी बात है, आप रिश्ता नहीं भेजेंगे तो रिश्ते तो आएंगे। आप सीरियस ही नहीं है मेरे साथ। अरे क्या बात कर रही हो? मैं सीरियस नहीं हूँ तुम्हारे साथ। मेरा बस चले कि मैं तुमसे आज ही शादी कर लूँ। यकीन है मुझे आप पर। मैं बस आपसे एक बात कहना चाहती हूँ, मेरी जिंदगी का जीना और मरना सिर्फ आपके साथ है। वापसी मुमकिन नहीं है। आप मेरे भी तमाम वापसी के रास्ते बंद हो चुके हैं। मैं तुम्हीं से प्यार करता हूँ और तुम्हीं से शादी करूँगा। तुम्हें यकीन क्यों नहीं होता मेरी बात पे? भरोसा करती हूँ लेकिन। अच्छा अगर मगर छोड़ो, मैंने खाना रख दिया, पहले खाना खाओ, बहुत भूख लग रही है। दिलशाद एक सीधी सादी मोहब्बत में डूबी हुई लड़की को मुसलसल धोखा दे रहा था और ये बात तहजीब को आहिस्ता आहिस्ता मुश्तइल कर रही थी और उसने फैसला कर लिया था कि अगर दिलशाद ने उसे धोखा दिया तो वो उसे आसानी से छोड़ेगी नहीं। एक दिन तहजीब अपने घर में थी कि उसकी माँ अपने हाथ में शादी का एक दावतनामा लिए बेटी के पास आ गई। तहजीब, तू तो कह रही दिलशाद तुझसे शादी करेगा, तुझसे प्यार करता है। ले देख ये क्या है। अब
किसको फोन मिला रही है? अम्मा एक सेकंड सब्र तो करो। तहजीब ने दावतनामा देखा तो उसका रंग उड़ गया और वो दिलशाद को फोन मिलाने लगी। हेलो। हेलो दिलशाद, कहाँ हो तुम? मैं तो बाजार में हूँ। मैं तुम्हें बता रही हूँ 5 मिनट के अंदर अंदर घर पहुँचो। खैरियत तो है, तुम तक गुस्सा क्यों कर रही हो? 1 मिनट भी लेट होना तो तुम्हें यहाँ लाश मिलेगी। अच्छा तुम गुस्सा मत करो, बस मैं अभी पहुंचा। दिलशाद हाँफता कांपता तहजीब के घर में दाखिल हुआ तो तहजीब की माँ से उसका सामना हो गया। अस्सलाम खाला, तहजीब कहाँ है? ऊपर है वो। यहाँ लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। कहीं जाइएगा नहीं, हमारे साथ रहिएगा, क्योंकि कोई देखे न देखे शब्बीर तो देखेगा। दिलशाद तहजीब के पास पहुंचा तो शादी काट के टुकड़े जमीन पर पड़े हुए थे। तहजीब, मुझे पता है कि तुम क्यों गुस्से में हो, पर गुस्सा करने से पहले तुम्हें एक बार सच जान लेना चाहिए था। क्या मुझे अभी सच जानने की जरूरत है? कौन है वो? किससे शादी कर रहे हो तुम? अरे मुझे मजबूरन हाँ करनी पड़ी। मेरी माँ धमकियां दे रही थी, अगर मैं उससे शादी के लिए हाँ नहीं करता तो मेरी माँ मर जाती। तुम मुझे भरोसा करो, शादी के अगले दिन ही मैं उसे तलाक दे दूंगा। मैं तुमसे प्यार करता हूँ, तुम ही से शादी करूंगा यार। मैं तुम्हें बता रही हूँ, तुम आज ही जाके उससे इनकार करोगे। मेरी जिंदगी तबाह करके तुम मुझसे जान छुड़वाना चाहते हो? यार तुम प्लीज मेरी बात सुनो, ऐसा नहीं हो सकता। थोड़ा टाइम दो, मैं सब सही करने की कोशिश करता हूँ। देखो, अब तुम्हारे पास सिर्फ एक ही रास्ता है, हम आज ही शादी करेंगे, नहीं तो मैं वो करूंगी कि तुमने कभी कुछ सोचा भी नहीं होगा। प्लीज तो मेरी बात तो सुनो, तुम ही से शादी होगी, बट थोड़ा टाइम दो, मैं सब सही करने की कोशिश करता हूँ। थोड़ा सा तो टाइम दो तुम मुझे। क्या मतलब टाइम दो? तुमने मुझे पागल समझ के रखा है, मेरी जिंदगी तुमने बर्बाद कर दी। तुम क्या बातें कर रहे हो? मैं तुमसे दफा हो जाओ मेरी नजरों से, निकल जाओ यहाँ से। तुम इतना हाइपर क्यों हो रही है? मैं कुछ तुम्हें कह रहा हूँ, बात सुनने की तो कोशिश करो। मेरी बात समझ में नहीं आ रही, चले जाओ यहाँ से। तहजीब मुबैना तौर पर दिलशाद के बच्चे की मां बनने वाली थी और दिलशाद उससे जान छुड़ाना चाहता था। भाई तहजीब जो कुछ कही थी उसकी बात में कितनी हकीकत है? झूठ बोल रही है वो, झूठ मक्कार है, 1 नंबर की ब्लैकमेलर है वो। मैंने कुछ भी नहीं किया। भाई आपकी आंखें आपका साथ नहीं दे रही। शब्बीर ने देखा कि दिलशाद की बहन बहुत परेशान थी और वो अपने भाई से कुछ पूछ रही थी। भाई वो कहते पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करवाऊंगी। छोटी मुझसे गलती हो गई, मेरा साथ दो। नहीं, मैं क्या कर सकती हूँ? जाओ तुम उसे जाके समझाओ कि वो ऐसे ना करे। मैं तो शादी करने के लिए भी तैयार हूँ। तहजीब की धमकी का असर न हो सका। दिलशाद ने खामोशी से दूसरी जगह शादी कर ली और इधर तहजीब किसी जख्मी नागिन की तरह पल खा रही थी। दिलशाद की शादी के 4 माह बाद शब्बीर ने देखा कि उदास और उजड़ी हुई तहजीब शदीद बेचैनी के आलम में कमरे में टहल रही थी। फिर वो दरवाजे पर आई। गली में बहुत से बच्चे खेल रहे थे। दिलशाद का 5 साला भतीजा हादी भी वहीं मौजूद था। हादी, तुम क्या धूप में खेल रहे हो बच्चों के साथ? मैंने तुम्हारे लिए अंदर इतनी सारी चॉकलेट्स रखी, टॉफीज रखी, खानी है? आ जाओ। तहजीब बच्चे को हाथ पकड़कर अंदर ले गई। शब्बीर ने तहजीब का चेहरा देखा तो वो बिल्कुल सोता हुआ और सिपाट था। उस रोज तहजीब ने मोहब्बत में नाकामी और अपनी तजलील का बदला लेने के लिए दिलशाद के 5 साला मासूम भांजे हादी को तशद्दुद और गला दबाकर हलाक कर दिया और उसकी लाश भाई की मदद से ठिकाने लगा दी थी। पुलिस ने बच्चे की लाश बरामद करके तहजीब और उसके भाई को गिरफ्तार कर लिया। ये है वो मासूम 5 साला बच्चा जो सफ़ाक नाकाम मोहब्बत की भेंट चढ़ गया। बच्चे के लवाहिकीन का हाल बयान से बाहर है। लड़की ने बताई कि जो इसके भाई ने मेरे साथ शादी नहीं की, दिलशाद ने, तो इसलिए मैंने उसे कत्ल किया है। मुल्जिमा तहजीब ने बच्चे को क्यों कत्ल किया, मोहब्बत में उसके साथ किस दर्जे का धोखा हुआ, ये तफसील खुद तहजीब ने शब्बीर को बताई थी। मैंने जाके इसकी बहन को कहा, इसकी बहन का नाम इरशाद है, मैंने उसको कहा कि ऐसा ऐसा मसला है। इसकी शादी के दौरान कहा कि अब तो अपनी माँ को कहो कि क्या पता वो मान जाए। कहती है नहीं तुम ना ऐसा करो, मेरे भाई की बात मान लो,
मेडिसिन वगैरह खा लो, इसको खत्म कर लो, मेरा भाई दूसरी शादी तुमसे करेगा, मुल्तान रखेगा। मैंने इसकी बात मान ली। फिर इसकी शादी हो गई। शादी के 5-6 महीने गुजर गए, 8 महीने गुजर गए, फिर भी वो ही ला रहे कि हाँ आज करूंगा, कल करूंगा, ये करूंगा। फिर मुझे समझ भी नहीं आया क्या करूं, बस बर्दाश्त की हद खत्म हो गई। अचानक ऐसे ख्याल आया बच्चे को देख के कि ऐसा करूं, इनको तकलीफ होगी, एहसास होगा कि इन्होंने मेरे साथ गलत किया है। उसकी जब शादी थी उस टाइम मैं प्रेग्नेंट भी थी 2 महीने। पुलिस ने शब्बीर को जो कुछ बताया था वो ये है। इसने उसे धमकी भी दी थी दिलशाद को कि मैं तेरी बीवी को मार दूंगी, तूने मेरे साथ ज्यादती की है। लेकिन उसने दरगुजर किया, उसके ज़हन में नहीं था कि ये इतना बड़ा स्टेप उठाएगी। फिर इसको मौका मिला, इसने बच्चों को टाफियों के बहाने बुलाया। बच्चा आया अंदर, इसने बुलाया, उसको गला दबा के इसने मर्डर कर दिया। और उसके बाद लाश को ठिकाने लगाया। उसके भाई को पता था, इसका भाई एक दानिश है, वो भी तकरीबन कोई 18-20 साल का, उसको भी पता था इस बात का कि इसने मर्डर किया है, लेकिन उसने पुलिस को नहीं बताया। इसमें हमने जो हमारे 2 प्राइम सस्पेक्ट्स थे, जो मुलजिम हैं, दोनों को हमने अरेस्ट कर लिया है अल्हम्दुलिल्लाह। और हमने इनका डीएनए भी करवा लिया। तो इंशाल्लाह डीएनए जब मैच आ जाता है तो इनको सजा भी होगी इस केस में। शब्बीर का कहना है कि मासूम बच्चे को मोहब्बत की सफाकी ने इसलिए कत्ल कर दिया क्योंकि उसका चाचा बच्चे से शदीद मोहब्बत करता था। मुलजिमा का ख्याल था कि उसका नाम निहाद आशिक और उसकी जिंदगी को बर्बाद करने वाला खुद जिंदगी भर सुखी न रह सके। शब्बीर ने मोहब्बत के इस अलमनाक अंजाम पर गहरे अफसोस का इजहार किया है और मुलजिमा के साथ कानून के मुताबिक कार्रवाई करने का मुतालबा किया है। देखते रहिए, क्योंकि कोई देखे न देखे, शब्बीर तो देखेगा। शब्बीर ने जहानिया में 2 ऐसे दोस्तों को देखा है जो सुबह से शाम तक एक दूसरे के साथ रहते थे। दोनों रिक्शा चलाते थे और एक दूसरे की मदद भी करते थे। फिर उनमें से एक दोस्त मर गया और उसके बच्चे यतीम हो गए। मैं हूं पारस मसरूर और आप देख रहे हैं कोई देखे न देखे, शब्बीर तो देखेगा। खटारा हो गया, बेच दे इसे, कमाल आगे पत्थर है। शब्बीर ने देखा कि नवीद अपने रक्षे से अपने दोस्त रियाज के रक्षे को धक्का लगा रहा था। नवीद ने अपनी एक टांग रियाज के रक्षे पर रखी हुई थी और वो दोनों आगे बढ़ रहे थे। तू साइड पे लगवा दे थोड़ा सा, फिर तो देखते क्या करना है इसका। चल ये ले संभाल, आगे साइड पे लगा, थोड़ा सा और। कल ठीक कराया था, पेट्रोल खा रहा है। अबे तुम पैसे फेंक रहे वैसे ही, इसे ना एक काम कर, कबाड़ हो गए, कहीं बेच दे इसको, किसी काम का नहीं है ये। मैं क्या करूंगा फिर? जो मैं किस्तों पे न्याज दिला दूंगा। यार अगर ऐसी बात है तो तेरा एहसान होगा मुझ। अरे एहसान किस बात का, दोस्ती में कौन सा एहसान। मेरा एक जानने वाला है, उसे बोलूंगा किस्तों पे तुझे दे देगा। बहुत अच्छा हो जाएगा ये तो। अच्छा ये बता, पैसे तो है ना तेरे पास, कुछ एडवांस देना होंगे उसको? हाँ थोड़े बहुत है। अरे हाँ चल, एक काम कर, मेरे साथ चल, इधर ही आ जा, इसको छोड़। देख तुझे नया रिक्शा दिलाता हूँ आज मैं। रियाज अपने दोस्त नवीद को अपने रक्षे में बिठाकर शोरूम पर ले गया। आमिर भाई आइए। अस्सलाम वालेकुम, कैसे? वालेकुम अस्सलाम, कैसे आना हुआ रियाज भाई? आमिर भाई ये दोस्त है अपना, 3 साल से खचाड़ा चला रहा है, आए दिन रोड पे रोज खराब होता है। मैंने इसे मशवरा दिया है कि तू मेरे साथ चल, किस्तों पे नया रिक्शा दिला देता हूँ, तो इसलिए लेकर आया हूँ आपके पास। सो बिस्मिल्लाह, अच्छे खड़े में आप चेक करें, कोई भी देख लो, पसंद करो। हाँ भाई पसंद किया है, ये देख चुके हैं, यही पसंद आया है इसको। ये कितने का है? अगर आप किस्तों पे लोगे तो 6.5 लाख का पड़ेगा, और अगर आप कैश पे लेते हो तो ये 4.5 लाख का पड़ेगा। अरे भाई 6.5 लाख ज्यादा नहीं है क्या? अरे वो भी कर लेंगे, बिस्मिल्लाह करके बयाना तो दो। एडवांस कितना लेके आए? 50 लाख। अरे भाई 50,000 होगा एडवांस। 50,000 तो यार बहुत कम है। अरे गरीब आदमी है बेचारा, बड़ी मुश्किल से गुजारा करता है, ये तो मैं लेकर आ गया हूँ इसको। कम से कम 1.5 लाख तो होना चाहिए ना। टाइम पे किस्त देता रहेगा आपको वो? भजन तेरे मुंह को दे रहा हूँ, महीने के महीने जो है ना किस्त पहुँचनी चाहिए। बड़ी मेहरबानी, बहुत बहुत शुक्रिया जी। वो रसीद मिल जाएगी? बिल्कुल, क्यों नहीं मिलेगी यार,
मुजम्मिल 50,000 लेके इनको रसीद बना दे। ठीक है, मैं रसीद बनवा। हाँ। नवीद और रियाज रक्षे तक गए। नवीद ने रक्षा स्टार्ट किया, उसकी बॉडी चेक की, फिर वो दोनों वहां से जाते दिखाई दिए। रियाज के 5 छोटे छोटे बच्चे थे और नवीद गैर शादीशुदा था। नवीद मेहनती था और अपनी शादी के लिए पैसे जमा करना चाहता था। हाँ भाई, क्या हाल है? होल्ड करिए एक मिनट। सुना, अभी तक घर नहीं गया है क्या? क्या करूं यार, अब दिहाड़ी भी तो लगाए। अच्छा ये बता, रक्षा तंग तो नहीं कर रहा है? ना ना। आमिर भाई को किस्त पहुंचा दी थी ना? हाँ, अब मैंने कल ही पहुंचा दी। पक्की बात है। चल मैं अभी सवारी लेके जा रहा हूँ, फिर मिलते हैं, ठीक है? ओके, अल्लाह हाफिज। मेरी बात सुन, बेफिक्र रह। एक दिन तुझे ब्याह के ले जाऊंगा और इसी रक्षे में आऊंगा। तो सबके सामने रक्षे में बैठ जाया करूं क्या? हाँ हाँ, उतार दूंगा, तू टेंशन ना ले, परेशान ना हो। बड़ा है ले जाने वाला। अच्छा ये बताओ, पैसे कितने जमा हुए? कर्जा उतरा कि नहीं उतरा? चलो सदर जाना है। हाँ जी बिल्कुल जाना है। अच्छा 1 मिनट होल्ड कर, सवारी आ गई, मैं बाद में बात करता हूँ। नवीद ने सवारी से मोल तोल किया और उसको लेकर चला गया। नवीद रात दिन मेहनत कर रहा था, रिक्शे की किस्तें उतर रही थीं और वो बहुत खुश था। शब्बीर ने देखा कि नवीद रात को रक्षा लेकर घर पहुंचा तो उसकी माँ जाग रही थी। अरे बेटा, आज बड़ी देर कर दी आने में, घर में आटा भी खत्म हो गया। बस अम्मा, काम ही ऐसा है, देर से देर तो हो ही जाती है। अच्छा अम्मा, ये रक्षे की किस्त के रख लें? नवीद ने जेब से पैसे निकालकर माँ के हाथ पे रख दिए और कुछ रुपए अलहदा करके भी माँ को दे दिए। अच्छा, कितनी किस्तें रह गई हैं? बस 80,000 रुपए रह गए हैं। 4 महीने रिक्शा चलाऊंगा तो खत्म हो जाएगा। हाँ, मुझे भी इतनी जल्दी है तेरी शादी की, और वो लड़की की माँ भी शादी की तारीख मांग रही। तो साल बाद की कोई तारीख दे दे, तब तक हालात भी अच्छे हो जाएंगे। अच्छा अम्मा, कुछ खाने को है? हाँ हाँ, रात का सालन रखा है। तू ऐसा कर, रोटियां लिया, मैं इतनी देर में सालन गरम कर देती हूँ। जी ठीक है। नवीद ने आहिस्ता आहिस्ता काफी कर्ज अदा कर दिया था। अब सिर्फ एक 20,000 रुपए की किस्त बाकी थी, जिसका उसने इंतजाम कर रखा था। एक दिन नवीद घर आया तो बहुत खुश था। अम्मा! अरे क्या हो गया बेटा, क्यों आवाजें दे रहा इतनी? अम्मा आज मैं बहुत खुश हूँ। अरे माँ सच के, ये तो बता खुश क्यों है? अम्मा बस एक किस्त रह गई आखिरी, वो कर दूंगा, जान छूट जाएगी। पैसे तो रखे हैं ना? हाँ हाँ, 20,000 हो गए होंगे तेरे। लेकर आऊं, तू गिन ले खुद ही। ठीक है। चल मैं लेकर आ। ये ले बेटा, गिन ले तू। नवीद ने पैसे गिने तो उसमें 100 रुपए कम थे। उसने जेब से 100 रुपए निकालकर उस पैसे में मिला दिया। 100 रुपया कम है अम्मा, अब हो गए पूरे 20,000। अच्छा अम्मा इस तरह कर, इसे संभाल के रख दे, कल मैं उसे दूंगा और अपनी जान छुड़ाऊंगा, हिसाब बराबर होगा। चल अल्लाह तेरा शुक्र है, अपनी चीज हो गई। बेशक बेशक। नवीद के दोस्त रियाज ने अपने दोस्त की गारंटी ली हुई थी। वो खुश था कि उनका दोस्त बाकायदगी से किस्तें अदा कर रहा था। एक दिन नवीद और रियाज एक ढाबे पर चाय पी रहे थे और उन दोनों के रक्षे वहीं पास में खड़े हुए थे। अगर तू अपनी जमानत देकर आमिर भाई से मुझे किस्तों पे रिक्शा ना दिलवाता ना, मैं सड़कों पर रुल रहा हूँ। हाँ ना भाई, तेरा सलूट है। अरे एहसान किस बात का, दोस्ती यारी में एहसान थोड़ी ना होता है। अच्छा ये बता, तेरी किस्तें कितनी रह गई हैं? एक रह गई है बस, 20,000 रुपए। अच्छा चल, वो भी वक्त पे दे देना। देख, आमिर भाई दिखने में बहुत शरीफ लगते हैं, लेकिन लेन देन के मामले में बहुत ही जालिम है। अगर वक्त पे पैसे ना दो ना, तो कोई ना कोई बहाना बना के तेरा रिक्शा छीन लेंगे तुझसे। तो नहीं, ऐसी नौबत नहीं आएगी, तो फिक्र ना कर। चाय पी, ठंडी हो रही है। हाँ। वो वक्त भी आ गया जब सुबह नवीद को आखिरी किस्त अदा करनी थी। शब्बीर ने देखा कि सुबह के वक्त नवीद नोट गिन रहा था, फिर उसने अपनी माँ को आवाज दी। अच्छा अम्मा, मैं अब चलता हूँ। अरे बेटा, आज तुझे नाश्ता बना के नहीं दे सकी, सर में बहुत तकलीफ है मेरे। क्या हुआ अम्मा, खैरियत तो है? हाँ। अम्मा इतना तेज बुखार हो रहा है आपको?
चलो मैं डॉक्टर के पास लेके जाता हूँ। अरे नहीं, क्यों फिक्र कर रहा है, मैं ठीक हो जाऊंगी। माँ छोड़ो, कैसे ठीक हो जाओगी, पहले डॉक्टर के पास जाते हैं, बाद में काम देखेंगे। चलो उठो। मां की दवाओं की वजह से नवीद ने जो पैसे किस्त के लिए जमा कर रखे थे उसमें से 2000 रुपए कम हो गए और नवीद बर वक्त किस्त जमा नहीं करवा सका, जिस पर शोरूम के मालिक ने नाक में दम कर दिया। शोरूम का मालिक नवीद के जमानती रियाज को फोन कर रहा था। अरे आमिर भाई टेंशन नहीं लो, पैसे दे देगा वो। अरे दोस्त है मेरा, घर में कोई परेशानी हुई होगी उसके। अगर ये तूने शाम तक पैसे नहीं पहुंचाए ना तो मैं रक्षा उठवा दूंगा। अरे नहीं 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 नहीं, मैं बोल रहा हूँ ना देगा। हेलो यार, फोन उठा नवीद। मां की बीमारी पर नवीद से पैसे खर्च हो गए थे और वो शोरूम के मालिक और अपने दोस्त से मुंह छुपा रहा था। नवीद के जमानती पर दबाव बढ़ा तो उसने अपनी जमानत वापस ले ली, जिसका नतीजा ये हुआ कि सिर्फ 20,000 के लिए शोरूम मालिक ने नवीद का रिक्शा सड़क से खींच लिया। नवीद के तो जैसे हाथ पांव ही कट गए। उसे अपनी दोस्त पर शदीद गुस्सा था, इतना शदीद कि उसने दोस्त से इंतकाम लेने का फैसला कर लिया। और फिर एक दिन थोड़ी सी मुमारी के बाद नवीद ने खेतों के दरमियान से गुजरते हुए अपने दोस्त को गोली मारकर उसे हलाक कर दिया। काफी दिनों बाद पुलिस को जानवरों की खाई हुई लाश मिली तो नवीद पकड़ा गया, जिसने अपने जुर्म का एतराफ भी कर लिया। ये है मुलजिम नवीद, मेरा दोस्त है। तो मैं रक्षा कढ़ाया उस खाने वालों में लैद देता को 20,000 बकाया थी सर, ते मैं 20,000 भरना थी, 20,000 ना भर सका, 2-4 दिन का टाइम मंगा सर, ते 2-4 दिन मेरे को पैसे ना हो सके, उस रक्षा फदा दिता सर। असी तो चले गया सर, ते अगे गए कणक दे कोल जंगल बुलाना चाहे ना, ते उत्ते मैं आखा यार इधर आया भी चाल अभी ते चाह ते आप चलते हैं, ते उधर आया जो कोई ना कोई कूड़ा ही सर, ते जो पीछे मुड़े ना मैं फैर मारता सर। पुलिस ने इस वाक़े के बारे में जो कुछ बताया था वो ये है। कुछ दिनों बाद मुझे SHO ने बजरिया टेलीफोन इतला दी कि उनको 145 टन जहाँ का ये शख्स जो मगवी था, रिहायशी था, उसके एक रकबा में खेतों के अंदर से एक नामालूम नाश जो है वो बरामद की है और उसका शुबा था कि ये जो हमारा मगवी था इस FIR का, ये वही है। और ये मैं समझता हूँ कि एक बड़ा ही अंदोनाक और अफसोसनाक वाक़या देखने में आया, चूँकि वो लाश जो है उसको वहाँ पर फसलों में पड़े हुए काफ़ी दिन गुजर चुके थे और उसकी हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब थी। और दौरान इंटेरोगेशन मुल्ज़म ने अपने इस वक़्वे का एतराफ़ कर लिया और उसने बतलाया कि मैंने ही इस शख्स को कत्ल किया है और वजह अनाद उसने जो है वो लेन देन की बताई। दोस्त पर एहसान करने वाले रियाज के कत्ल की खबर से पूरा इलाका सोग में डूब गया था। ये कत्ल करने वाले तकरीबन 4 से 5 आदमी थे और वो जब मतलब ये पर्चा वगैरह और ये इसका मामला जो थाने तक अपना गया तो उन्होंने जंगल मड़ियाला जब उनकी गिरफ्तारी उन्होंने अपना जुर्म कबूल भी किया। मकतूल के छोटे छोटे बच्चों को शब्बीर ने देखा कि उनकी आंखों में सवालात थे। शब्बीर ने जहानियान में अपने मोहसिन और दोस्त को कत्ल करने वाले मकतूल के सफाक दोस्त और कातिल की सख्त मजम्मत की है और मुल्जिम को कड़ी से कड़ी सजा देने का मुतालबा किया है। देखते रहिए, क्योंकि कोई देखे न देखे शब्बीर तो देखेगा। किसी को खबर तक नहीं होती कि वो कब किस नागहानी का शिकार हो जाएगा और जिंदगी सीधे रास्ते पर चलते चलते किसी नामालूम रास्ते का सफर करने लगे। नॉर्थ कराची के रिहायशी अब्दुल गफ्फार की भी कुछ ऐसी ही कहानी है। इस कहानी में बेबसी, मजबूरी और नाउम्मीदी के सिवा कुछ भी नहीं। मैं हूं पारस मसरूर और आप देख रहे हैं कोई देखे न देखे शब्बीर तो देखेगा। ये नॉर्थ कराची 12 गली में अब्दुल गफ्फार के घर का अंदरूनी मंजर है। बेरौनक सीलन ज़दा दीवारें, काई जमा हुआ फर्श, परिंदों के गंदे पिंजरे, नीम तारीकी, ये सब इस घर का मुकद्दर है। इस घर में 45 साल अब्दुल गफ्फार अपने 5 बच्चों और बीवी के साथ रहता है। 16,000 रुपए किराए पर हासिल किया गया ये घर अब्दुल गफ्फार के बच्चों के लिए छत तो है, लेकिन इस छत के नीचे बच्चों के वालिदैन किस तरह जाग जाग कर अपनी जिंदगी गुजारते हैं, इसका शायद अभी बच्चों को अंदाजा नहीं है। कि मैं कुकिंग करके आती हूँ तो अपने बच्चों के लिए खाना, और ये मेरा घर भी किराए का है, 16,000 इसका किराया है मेरे घर का।
तो मैं इतना के कितना कमा भी नहीं पाती हूँ, हद से हद 20,000 कमा लेती हूँ। 45 साला अब्दुल गफ्फार राजमिस्त्री का काम करता था कि अचानक उसे पता चला कि वो जबड़ों के कैंसर में मुब्तला है। इस खबर के बाद अब्दुल गफ्फार के साथ जो कुछ हुआ वो एक दर्दनाक कहानी है। अब्दुल गफ्फार की बीवी ने शब्बीर को बताया कि उनके शौहर दांत में दर्द की शिकायत लेकर एक सरकारी अस्पताल पहुंचे। उन्हें बताया गया कि उन्हें जबड़े का कैंसर है और जबड़ा तब्दील होगा, जिसके लिए काफी पैसे खर्च होंगे। इलाज शुरू हुआ। जैसे तैसे अब्दुल गफ्फार के इलाज पर 8 लाख रुपए खर्च हो गए, लेकिन जबड़ा ठीक न हो सका। हम लोगों ने अच्छे डॉक्टर को नहीं दिखा सकते थे कि हमारी फुर्सत नहीं थी इतनी, तो हम जो है फिर अपना छोटे मोटे डॉक्टरों से होम्योपैथिक से इलाज कराते रहे। 3 साल तक मैं इनका इलाज करवाती रही, जो मेरी फुर्सत थी, क्योंकि कमाने वाली मैं अकेली हूँ, मेरे साथ कोई नहीं है। अभी सही नहीं है, अभी इनका खाना पीना नहीं है इनका, क्योंकि पूरा चबड़ा यहाँ से पूरा निकाल लिया गया, हड्डी पूरी निकली नहीं है इनके मुंह में। शौहर की बीमारी के बाद बीवी ने घरेलू जिम्मेदारियां संभाल ली। वो घरों में काम करके 20,000 रुपए कमाने लगी, लेकिन सिर्फ मकान का किराया ही 16,000 है। इससे अंदाजा लगा लें कि अब्दुल गफ्फार के बच्चे शायद एक वक्त की रोटी भी नहीं खा सकते होंगे। अब्दुल गफ्फार की बीवी शब्बीर को अपने दुख की दास्तान सुना रही थी, अपने शौहर के इलाज के लिए अपील कर रही थी। मैं बहुत परेशान हूँ, बहुत परेशान हूँ। तो बेटा सच में मैं बहुत परेशान हूँ, मेरी बहुत तकलीफों से गुजर। अपने बच्चे भूखे सुला देती हूँ, मैं सच कह रही हूँ, मैं बच्चे अपने भूखे सुला देती हूँ। हम फिर भी अल्लाह का शुक्र करके बिस्मिल्लाह करके हम खोल लेते थे, रोजा अल्लाह का काम कर लेते थे। अल्लाह ताला मेरे लिए कोई जरिया बना दे, कुछ कर दे मेरे लिए, मेरी हिम्मत। शब्बीर को ये भी पता चला कि अब्दुल गफ्फार के साथ एक और बड़ा हादसा पेश आया था। उनका बड़ा बेटा बाप की दवा लेने निकला तो एक कार हादसे का शिकार होकर मर गया था। इसी परेशानी में, इनकी भागदौड़ में बीमार थे। मेरा 18 साल का बेटा का एक्सीडेंट हुआ, वो उसी मौके पे ही खत्म हो गया। इसी दवाइयाँ लेने के चक्कर में मैं बहुत सदमे में हूँ। अभी मुझे समझ में नहीं आता मैं कैसे कमाऊँ, मैं खुद भी गठिया की मरीज हूँ। जरा अंदाजा लगाइए कि जिस घर में बाप कैंसर जैसे मूजी मरद का शिकार हो, आमदनी इंतहाई महदूद बल्कि न होने के बराबर हो, छोटे छोटे बच्चे हों और इलाज मुआवजे और बच्चों के मुस्तकबिल का कोई आसरा भी न हो, तो ऐसे में उस घर पर क्या गुजरती होगी। ये पूरी हड्डी नहीं है इनके अंदर, कुछ भी नहीं है, और ना ये पानी पी सकते हैं ना ये खाना खा सकते हैं। पानी पीते हैं तो गिर जाते हैं। पूरी सर्दियाँ मैंने इतना 1 साल हो गया इनके ऑपरेशन को, दोबारा मैं नहीं करा पा रही। डॉक्टर ने मुझे 6 महीने का टाइम दिया था कि 6 महीने बाद दोबारा इनका ऑपरेशन होगा। जब मैं यहाँ भी जा रही होती हूँ तो मेरे पास किराए तक के पैसे भी नहीं होते, तो मैं रिक्शे में इनको उठा के ले जाती हूँ। वहाँ पे किसी न किसी से 500-1000 जमा करके वहाँ ले जाती हूँ, तो इनको चेक करा के वापस ले आती हूँ। अब्दुल गफ्फार की बीवी खुद पर गुजरने वाली दुख और बेबसी की दास्तान सुनाती रही और अब्दुल गफ्फार अपने जख्म दिखाता रहा। शब्बीर ने सरकारी और गैर सरकारी खैराती इदारों से अपील की है कि अब्दुल गफ्फार का किसी अच्छे अस्पताल में इलाज कराया जाए, उसके बच्चों की तालीम और रिहाइश का बंदोबस्त किया जाए, और जिन डॉक्टरों ने मुबैना तौर पर गरीब को लूटने की कोशिश की है उनके खिलाफ तहकीकात की जाए। देखते रहिए, क्योंकि कोई देखे न देखे शब्बीर तो देखेगा। यहाँ हमारे प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ। अगले हफ्ते फिर हाजिर होंगे इसी वक्त सिर्फ एक्सप्रेस न्यूज पर। देखना मत भूलिएगा, क्योंकि कोई देखे न देखे शब्बीर तो देखेगा। अगर आप अपने इर्द गिर्द होने वाले किसी गैर मामूली वाक़े से शब्बीर को आगाह करना चाहते हैं तो SMS करें SAB लिखकर स्पेस दें और अपना मैसेज अपने शहर और नाम के साथ 247 पर भेज दें। फैक्स करने के लिए हमारा नंबर है 021-3580-3820। खत लिखने के लिए हमारा पता है 5 एक्सप्रेसवे ऑफ कुरंगी रोड, कराची। एक्सप्रेस न्यूज, शब्बीर तो देखेगा।